नेतन्याहू एक मिसाइल स्ट्राइक में मारा गया है। कनाडा के एक सहाफी मार्क स्प्लेंस्की ने यह दावा किया है। जो सबसे बड़ी फिक्र अमेरिका की और इसराइल की है, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूं कि भाई ये जिधर भी ड्रोन आ रहा होता है वो अगर हम ना रोक रहे होते तो वो सीधा उस जगह पे जाके लगना था कि जहां पे कोई इंपॉर्टेंट टारगेट होता है, और यही सूरत मिसाइलों की है। इट मीन्स कि ईरान के पास सारी इंफॉर्मेशन है। 200, मैं दोबारा कह रहा हूं, कम से कम 200 अमेरिकन फौजी जो है वो जख्मी है, उनमें काफी ज्यादा जो है वो शदीद जख्मी है। जिसको पाकिस्तान ने हिट किया, जो एक एमुनेशन डेपो है, बुनियादी तौर पे वहां पे गोला बारूद पड़ा हुआ है जो इस्तेमाल होता है पाकिस्तान के खिलाफ, उसके अंदर जिस तरह आग लगी हुई और जिस तरह सेकेंडरी एक्सप्लोजन हो रहे हैं, उससे वाजे तौर पे नजर आ रहा है कि ये कोई एमुनेशन डेपो है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू एक मिसाइल स्ट्राइक में मारा गया है। कनाडा के एक सहाफी मार्क स्प्लेंस्की ने यह दावा किया है, बल्कि बाकायदा तौर पे ट्वीट करके इसराइल की हुकूमत को, इसराइल के वज़ीर आज़म को चैलेंज किया है कि मेरे ऊपर मुकदमा करें, मैं कैनेडियन सहाफी हूं। उसने अपनी तस्वीर भी लगाई है, अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये इंफॉर्मेशन शेयर की और कहा है कि मैं ये समझता हूं कि नेतन्याहू एक मिसाइल स्ट्राइक में मारा गया। अच्छा, अब इस तरह के दावे और इस तरह की खबरें क्यों सामने आ रही हैं? आपने देखा कि गुज़िश्ता चंद रोज से नेतन्याहू कहीं पे नजर नहीं आ रहा, वो कहीं पे लाइव टीवी पे नहीं आता, कहीं किसी इजलास में शिरकत नहीं करता, बस उसके प्री रिकॉर्डेड जो पैगामात हैं या वीडियोज हैं वो जारी की जा रही हैं। उसकी जो लेटेस्ट वीडियो जारी की गई है इसराइल के वज़ीर आज़म के अकाउंट की जानिब से, उसमें उसने ईरानी अवाम के लिए नौरोज के हवाले से एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया है, लेकिन उस वीडियो के अंदर भी उसके दांतों के हवाले से अब बहस छिड़ गई है कि आधी जगह पे दांत नजर आ रहे हैं, आधी जगह पे दांत नजर नहीं आ रहे। पहले भी जो उसकी वीडियोस आ रही थी उसमें भी कहीं पे कोई अंगूठी नजर आती थी, कहीं पे अंगूठी नजर नहीं आती थी, कहीं पे लगता है कि उसकी 6 उंगलियां। तो वो जो बहस है कि ये सारी AI जनरेटेड वीडियोज हैं या प्री रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, लाइव वीडियोज, वो क्यों नहीं कर रहा? वो तो किसी भी अमेरिकन टीवी को इंटरव्यू दे सकता है, अमेरिकन उसके इत्तेहादी हैं, उनके पास खुद ऐसी यकीनन कैपेबिलिटी है कि वो कोई लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, जिसको दीगर चैनल्स जो है फिर वो उसको वहां से कैप्चर कर लें, वहां से ले लें और दुनिया को दिखा दें कि लाइव ये सूरत हाल है। लेकिन वैसी सूरत हाल हमें नजर नहीं आ रही, यानी नेतन्याहू कहीं पे भी लाइव नहीं आ रहा, किसी बड़े इजलास में वो शिरकत नहीं कर रहा। अब मेन क्वेश्चन ये है कि क्या नेतन्याहू मारा गया? देखें, अब ये इंफॉर्मेशन तो मेरे ख्याल में इस वक्त कंफर्म करना बहुत मुश्किल होगा कि नेतन्याहू मारा गया, लेकिन कुछ चीजें मैं आपके साथ कंफर्म कर सकता हूं, और वो चीजें ये हैं कि इसराइल की जो सिक्योरिटी है, जिसके हवाले से ये कहा जाता था कि उसका कोई मुकाबला नहीं है खित्ते में, वो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। अगर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना होती तो नेतन्याहू मुख्तलिफ इजलासों में भी जा रहा होता, वो मुख्तलिफ जगहों पे भी जा रहा होता, लेकिन उनके पास ये इंफॉर्मेशन है जो अमेरिकन ने उनको दी है कि आपके अंदर से भी कोई इंटेलिजेंस इत्तलात मिल रही हैं। किसको मिल रही हैं? ईरान को मिल रही हैं, और ऐन मुमकिन है कि उसमें रशिया का भी किरदार हो। ये वो खबर है जो मगरबी मीडिया के अंदर कुछ तजियाकार शेयर कर रहे हैं कि इसराइल के अंदर जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है, इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हुई है कि वहां से इंटेलिजेंस जो है और जो उनकी मूवमेंट है उसको रशिया शेयर कर रहा है। किसके साथ शेयर कर रहा है? ईरान के साथ। और नेतन्याहू को यह खौफ है कि जिस किस्म के मिसाइल हमले ईरान की जानिब से किए जा रहे हैं, कि यह ना हो कि कहीं पे हम इजलास कर रहे हैं और ऊपर से मिसाइल आए और सारे जो है वहीं पे उनका काम तमाम हो जाए। तो इस वजह से वो कहीं पे सामने नहीं आ रहा। एक वजह यह हो सकती है। दूसरी वजह यह है कि नेतन्याहू जहां पे मौजूद था वहां पे मिसाइल हमले हुए हैं, तो या फिर वो जख्मी हो चुका है, उसका कोई इलाज वगैरह हो रहा है। इस तरह की इतलात भी सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही है कि उसको जर्मनी वो ले गए हैं, लेकिन ये कोई कंफर्म इतलात नहीं है। लेकिन ये जो चीज है ये काफी ज्यादा प्लॉजिबल है कि वहां पे सिक्योरिटी के हवाले से उनको शदीद खदशात हैं और उनकी वहां से इंटेलिजेंस लीक हो रही है सैटेलाइट के जरिए, या जिस तरह अमेरिका मदद करता है इसराइल की, उसी तरीके से कुछ लेवल के ऊपर रशिया की जानिब से ईरान को इंफॉर्मेशन फराहम की जा रही है, और उसी इंफॉर्मेशन को सामने रख के वो ठिकानों को निशाना बना रहा है, अमरीकी ठिकानों को भी और उसके साथ साथ इसराइल के अंदर भी। अच्छा, अब अगर आप अमरीकी बेसिस या ठिकानों की बात करें तो जो बगदाद के अंदर अमेरिकन एम्बेसी है उसके ऊपर बड़ा हमला किया गया। ये सामने आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। आगे से एंटी एयरक्राफ्ट गन वगैरह भी इस्तेमाल की गई है। उसके अलावा खित्ते के अंदर दीगर जो अमेरिका की इंपॉर्टेंट अड्डे हैं वहां पे भी जो उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी आपने जब मिसाइल कोई दागना होता है, कोई ड्रोन भेजना होता है, तो उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन डालनी होती है कि ये किधर जाएगा,
कि कौन सा रूट लेगा और किस जगह पे जाके हिट होगा। ये तो नहीं है कि वो यहां से उड़ाते हैं और वो जाके खुद वहां पे लग जाता है। बीच में बाकायदा इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है और वो इंफॉर्मेशन बड़ी क्रिटिकल होती है और उसके हवाले से लगता ही है कि ईरान को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल रहा है। या तो ऑन ग्राउंड उनकी इंटेलिजेंस है जो वहां से उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, या फिर कोई और मुल्क उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, या खुद उनके पास इतनी कोई कैपेबिलिटी है कि वो पूरे रीजन के अंदर जिधर जिधर इंपॉर्टेंट चीजें सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है वो जिस जगह भी टारगेट कर रहे हैं। अब मिसाइल वहां पे पहुंचे या ड्रोन वहां पे पहुंचे ना पहुंचे, रास्ते में इंटरसेप्ट हो जाए, वो अलग बहस है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी फिक्र अमेरिका की और इसराइल की है, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूं, जो अमेरिकी मीडिया के अंदर, जो इसराइली मीडिया के अंदर, जो मगरबी मीडिया के अंदर शेयर की जा रही है इनके अपने साबका एहलकारों की जानिब से, कि जो सबसे बड़ा इस वक्त वहां पे जिसे आप कह सकते हैं ना पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जिसकी उनको बहुत ज्यादा फिक्र है कि भाई ये जिधर भी ड्रोन आ रहा होता है वो अगर हम ना रोक रहे होते तो वो सीधा उस जगह पे जाके लगना था कि जहां पे कोई इंपॉर्टेंट टारगेट होता है। और यही सूरत मिसाइलों की है। इट मींस कि ईरान के पास सारी इंफॉर्मेशन है या उसको कोई सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कहां कहां पे ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी ईरान ने यह कहा है जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो सबके लिए खुली हुई है, सिर्फ जो ज़ायनिस्ट हैं उनके लिए बंद है। उनके जो सहूलतकार हैं उनका तेल हम यहां से नहीं गुजरने देंगे, उनके जहाज हम यहां से नहीं गुजरने देंगे। दूसरी जानिब इसराइल ने यह दावा किया है कि ईरान के जो सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आप उनको कह लें, सिक्योरिटी चीफ कह लें, ये सामने आप देख सकते हैं, बीबीसी भी उसको रिपोर्ट कर रहा है। ईरान ये कह रहा है कि इसराइल ये कह रहा है कि जो ईरान के सिक्योरिटी चीफ हैं अली लारजानी साहब, उनको हमने एक मिसाइल हमले में मार दिया है, एक एयर स्ट्राइक में मार दिया है। अभी तक ईरान की जानिब से ये खबर कंफर्म नहीं की गई, लेकिन ऐन मुमकिन है कि इस खबर में सदाकत हो, क्योंकि इसराइल और अमेरिका की जानिब से कार्रवाइयां की जा रही हैं और जो लीडरशिप है ईरान की वो भी आपको आउट एंड अबाउट नजर आती है। बाहर लोगों के अंदर वो घूम फिर भी रहे हैं, पैगामात वगैरह भी अपने जारी कर रहे हैं। पर एनीवे इसराइल की जानिब से ये बड़ा दावा किया जा रहा है। तो एक और बड़ी स्ट्राइक हुई है ईरान के अंदर जिसमें एक इंपॉर्टेंट लीडर को मारने का दावा सामने आया और उसके अलावा जो दीगर स्ट्राइक्स हो रही हैं वो तो जारी हैं। बड़े पैमाने पे वहां पे तबाही हो रही है। ईरान के अंदर 200 के करीब तो बच्चा मारा गया है, लेकिन इस सारी जंग के अंदर इस वक्त तक 200 के करीब जो है अमेरिकन फौजी भी जख्मी है। जी हाँ जी, कुछ उसमें बड़े शदीद जख्मी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको बहुत ज्यादा मगरबी मीडिया शेयर नहीं कर रहा, ना उस तरीके से उसके ऊपर बहस हो रही है। इस वक्त जो है कम से कम 200, मैं दोबारा कह रहा हूं, कम से कम 200 अमेरिकन फौजी जो हैं वो जख्मी हैं। उनमें काफी ज्यादा जो है वो शदीद जख्मी हैं और इस सारी जंग के नतीजे में, और ये मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जिधर जिधर उनके अड्डे हैं वहां वहां ईरान ने टारगेट किया और वहां पे ये कैजुअलिटीज हुई हैं। कुछ लोग वहां पे मारे भी गए हैं, कुछ जख्मी हैं। और ये जो 200 कम से कम जख्मी हैं इनमें भी ऐन मुमकिन है कि मजीद हलाकतें हों। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ईरान के हमलों के अंदर जितने अमरीकी फौजी मारे गए हैं अमरीका उतनी रिपोर्ट नहीं कर रहा और छुपा रहा है, और इसको गार्डियन ने भी रिपोर्ट किया है। ये सामने आप देख सकते हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में से तेल नहीं आ रहा। पाकिस्तान का तो एक ऑयल टैंकर वहां से गुजर के आ गया है। किफायत शहरी की मुहिम पूरी दुनिया में जारी है। श्रीलंका ने जनाब ये ऐलान किया है कि हर बुध के रोज उनके तमाम दफातर बंद होंगे ताकि जो है पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो, और इसी सिलसिले में ये फैसला किया गया है ताकि तेल को बचाया जा सके, किफायत शारी की जा सके। पाकिस्तान में भी किफायत शारी की जा रही है, लेकिन किफायत शारी के दौरान हम देख रहे हैं कि बाकी सब कुछ तो चल रहा है, हुक्मरानों के प्रोटोकॉल भी चल रहे हैं, चेयरमैन सेनेट साहब की गाड़ी भी आ गई है, लेकिन सीडीए के जो गरीब मुलाजमीन है उनका जो ईद अलाउंस होता है वो रोक लिया गया है। तो यहाँ पे नजला जो गिरता है वो गरीब मुलाजिम के ऊपर ही गिरता है। जी 2 दिन की तनख्वाह काट दी जाएगी, वो कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। और भाई दीगर जो खर्चे हैं वो खत्म करो ना। ये इतने इतने बड़े महल जो बनाए हुए हैं, इतने इतने बड़े जो प्रोटोकॉल हैं, जो जहाज खरीदे जाते हैं, जो गाड़ियां खरीदी जाती हैं। अब हालत देखें, आप अलमिया देखें इस कौम का कि एक साहब बैठते हैं 2500 या 2700 सीसी गाड़ी पे, डाले के ऊपर आगे भी पुलिस की गाड़ी, पीछे भी पुलिस की गाड़ी। वो किसी सब्जी मंडी में जाते हैं और जाके आलू बेचने वाले से पूछते हैं कि भाई ये कितने का बेच रहे हो? 25 रुपए का? नहीं नहीं नहीं, ये 18 रुपए का बेचो। और भाई खुद जो आप जितना वो जिस गाड़ी में आए हैं, 2 करोड़ की गाड़ी, साथ आगे भी गाड़ी, पीछे भी गाड़ी, साथ पुलिस प्रोटोकॉल, ये हालत है यहाँ पे। आप देख लें जी, फलाना जो एसी साहब हैं या डीसी साहब हैं, उनका बंगला इतने 100 कनाल के ऊपर है या इतने कनाल के ऊपर है। इस तरह की मराद कहाँ पे मिलती हैं, किस जगह पे मिलती हैं? दुनिया के किस मुल्क में ऐसे मराद दी जाती हैं? या तो हो ना कि यहाँ पे तेल के कुएं हों और बहुत हम अमीर हों, फिर तो अलग बहस है। लेकिन जो हमारी हालत है, जिस तरह मैंने कल भी आपको कहा था कि चेयरमैन सेनेट साहब कहते हैं कि जी वो पिछले साल गाड़ी ऑर्डर की थी, और भाई पिछले साल जो है हम फिनलैंड थे
या पिछले साल जो है फिनलैंड का जो सेनेट था उसको चेयर कर रहे थे यूसुफ रजा गिलानी साहब। पिछले साल भी तो गरीब ही थे ना, पिछले साल भी तो हम दुनिया भर से पैसे ही मांगते थे, पिछले साल भी तो हम आईएमएफ से पैसे लेते थे, या पिछले साल हम आईएमएफ वालों के ऊपर वेलें कराते थे, उनको डॉलर देते थे। पिछले साल भी तो हमारी यही सिचुएशन थी और अगले साल भी हमारी यही सिचुएशन रहेगी अगर हमने अपने हालात तब्दील न किए। तो ये जो सारा नजला है, ये कफायतशारी का, ये और वो बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन गरीब मुलाजमीन का ईद अलाउंस आप काट रहे हैं। पहले जो आपने गरीब मुलाजमीन के साथ किया कि मिट्टी के तेल की कीमत में आपने एक महीने के दौरान 170 रुपए लीटर इजाफा किया, पेट्रोल की कीमत जो है आपने उसमें 55 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया, लाइट डीजल की कीमत में आपने इतना ज्यादा इजाफा कर दिया, डीजल की कीमत में इतना ज्यादा इजाफा कर दिया। ये जो गरीब मुलाजमीन है, चाहे वो सीडीए के हों या किसी और जगह के हों, वो कोई यूगोस्लाविया में तो नहीं रहते, वहां पे तो नहीं शॉपिंग करते, अब आप उनको अगर ईद अलाउंस भी नहीं देंगे तो ये कोई कफायतशारी है? ये कफायतशारी तो नहीं है, ये अवाम दुश्मनी है। कफायतशारी ये है कि अपने खर्चे कम करें। ये जो एमएनए हजरात को, दीगर लोगों को जनाब ये सारे जो टिकट्स फ्री मिल रहे हैं, वो कमेटियों में बैठे हुए हैं, गाड़ियां मिल रही हैं, उसके साथ साथ वुजरा की तनख्वाहों में इजाफा हो गया, चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में 600% इजाफा हो गया, स्पीकर कौमी असेंबली की तनख्वाह में 600% इजाफा हो गया। इतने ज्यादा इजाफे अपनी इमारात में किए जा रहे हैं, उसमें से कुछ काट लें ना। आप जो गरीब मुलाजिम है उसका ईद अलाउंस अगर आप उसको नहीं देंगे तो वो बेचारा ईद कैसे मनाएगा? पहले ही उसकी बुरी हालत हो चुकी है जो महंगाई की वजह से। अच्छा, इमरान खान साहब का जो मुकदमा चला था अस्पताल में शिफ्ट करने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस वक्त मोअज़्ज़िज़ अदालत ने वहां पे ऑर्डर किया था कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद इस हवाले से कोई मेडिकल बोर्ड बनाए। काफी दिन गुजर चुके हैं, अभी तक कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बना। और उस वक्त भी मैंने आपको कहा था और मैंने एक जगह पे गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि इमरान खान साहब की फैमिली, उनके वकला, उनके लीडरान ये मुकदमा अदालत में लेके गए थे। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इंतजामिया जो है वो हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रही, एग्जीक्यूटिव हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहा। लेकिन आगे से जो मोअज़्ज़िज़ अदालत ने फैसला किया, उसने दोबारा जो बॉल है वो एग्जीक्यूटिव के कोर्ट में फेंक दी कि एग्जीक्यूटिव ये डिसाइड करे कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाए, इंतजामिया बोर्ड बनाए। तो मामला तो वहीं पे फंस गया। अगर अदालत उस वक्त हुक्म दे देती कि ये बोर्ड बन जाएगा, ये इसमें शामिल होगा, लेकिन उन्होंने इंतजामिया को कह दिया, चीफ कमिश्नर को कह दिया कि वो बनाएंगे। अभी तक उन्होंने कोई नहीं बनाया। अब वो कब बनाएंगे, उसमें वो किस किस को शामिल करेंगे, खान साहब के जाती डॉक्टर्स को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे? तो वो बात जो चाहती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनकी फैमिली या उनके वकला कि अदालत से रिलीफ मिले, तो अदालत से तो कोई रिलीफ नहीं मिला। मैंने उसी वक्त आपको कहा था कि अदालत ने तो दोबारा सब कुछ इंतजामिया के हाथ में दे दिया और उल्टा उसको लेजिटिमाइज भी कर दिया। अब तो अदालती हुक्म आ गया है कि जनाब इंतजामिया ही ये फैसला करेगी। तो अभी तक जो है वो कोई बोर्ड वगैरह नहीं बना। आज खान साहब से मुलाकात का दिन भी है और जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं इस वक्त तक तो खान साहब की किसी से मुलाकात नहीं करवाई गई है। और पहले भी अदालत का हुक्म है, इसी मोअज़्ज़िज़ अदालत का हुक्म है, लार्जर बेंच का हुक्म है कि उनकी मुलाकात करवाई जाए, फैमिली के साथ, वकला के साथ हर हफ्ते करवाई जाए, लेकिन वो नहीं करवाई जाती और आज भी मुझे लगता है कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। अच्छा जी, कल पाकिस्तान ने जो ऑपरेशंस किए हैं काबुल के अंदर और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, वहां पे दहशतगर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और तालिबान हुकूमत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट किया गया और बड़ी स्ट्राइक्स वगैरह की गई और काफी वीडियोस वगैरह भी आ रही थी। लेकिन उसके बाद जो तालिबान है वहां पे वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने काबुल के अंदर एक रिहेबिलिटेशन सेंटर को, हॉस्पिटल को, यानी जो नशे में मुब्तला लोग होते हैं उनके इलाज के लिए जो अस्पताल बनाया गया है उसको टारगेट किया और उसमें 400 लोगों के मारे जाने का वो दावा कर रहे हैं। अच्छा, अब ये वो बिल्डिंग है जिसको आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं, जिसके ऊपर सुर्ख निशान लगा हुआ है कि जिसको पाकिस्तान ने हिट किया, जो एक एमुनेशन डेपो है। बुनियादी तौर पे वहां पे गोला बारूद पड़ा हुआ है जो इस्तेमाल होता है पाकिस्तान के खिलाफ। और जब इस बिल्डिंग को हिट किया गया तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं जो काबुल से लोगों ने रिकॉर्ड की, मुख्तलिफ जगहों से लोगों ने रिकॉर्ड की। उसके अंदर जिस तरह आग लगी हुई और जिस तरह सेकेंडरी एक्सप्लोजन हो रहे हैं उससे वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि ये कोई एमुनेशन डेपो है, उस पे जाके टारगेट लगा है, कोई मिसाइल वगैरह लगा है। और उसके बाद अंदर जो इन्होंने असला छुपाया हुआ था वो असला फटा और एन मुमकिन है कि वो जाके अस्पताल पे भी लगा हो, क्योंकि अस्पताल बताया जाता है वहां से 300-400 मीटर दूर है। तो अगर कोई नुकसान हुआ है उस अस्पताल के अंदर तो वो जो तालिबान ने वहां पे असला छुपाया हुआ था उसमें से कोई गोला जाके हो सकता है लगा हो और उससे नुकसान हुआ हो। डायरेक्ट कोई ऐसी हिट नहीं की गई है पाकिस्तान की जानिब से। और जो दावा किया जा रहा है कि जी 400 लोग उसमें मारे गए हैं, उसमें भी मुझे सदाकत नहीं लगती है। लेकिन एक चीज वाजे है कि काबुल की शहरी आबादी के अंदर इन्होंने एमुनेशन डिपो बनाए हुए
और वहां से असला फिर पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल होता है। जब आप इस तरह असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो फिर आगे से आपको स्ट्राइक भी किया जाएगा। और जिस वक्त वहां पे स्ट्राइक हो रही थी, नीचे से एंटी एयरक्राफ्ट गन भी फायर कर रही थी। किसी अस्पताल के अंदर तो एंटी एयरक्राफ्ट गन नहीं होती, तो यकीनन मैं ये नहीं कहता कि वहां पे कोई सिविलियन जानी नुकसान नहीं हुआ। जंग बड़ी अगली चीज होती है, बड़ी गंदी चीज होती है। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं और बार बार मेरा यही मौकिफ रहा है कि ये जंग नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने चाहिए। पाकिस्तान को वहां पे अटैक्स नहीं करने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम अफगानिस्तान को ये गारंटी देनी चाहिए कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। जिस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, क्या उसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं? कब तक इसी तरीके से हम लाशें उठाते रहेंगे? हर रोज यहाँ पे जनाब लोग शहीद हो रहे हैं और वो सारा अगर आप देखें नेटवर्क है वो भारत से कंट्रोल होता है, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है। तो कब तक इसको जो है बर्दाश्त किया जा सकता था? लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये समझता हूं कि बातचीत के जरिए मसले को हल करना चाहिए। और जंग अगली होती है और ऐन मुमकिन है कि वहां पे सिविलियंस जो है वो भी हिट हुए हों इस सारी चीज के नतीजे में। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर एमुनेशन डिपो है उसके ऊपर जाके पाकिस्तान मिसाइल मारेगा तो वहां से फिर गोले उड़ेंगे और मुख्तलिफ जगहों पे जाके लगेंगे और फिर उससे जानी नुकसान तो होता है। और इसका तो मैं फर्स्ट हैंड विटनेस हूं कि जब कोई एमुनेशन डेपो तबाह होता है तो फिर किस तरह मिसाइल और गोले उड़ते हैं, ये मैंने खुद देखा हुआ है। आपको याद होगा एक तो ओजरी कैंप हुआ था पाकिस्तान के अंदर, जियाउल हक साहब के दौर में ओजरी कैंप फट गया था और बड़े पैमाने पे तबाही हुई थी। हर जगह पे जाके मिसाइल गोले गिर रहे थे, लेकिन वो फटे कुछ ज्यादा नहीं, तो उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी काफी बड़ा जिसे आप कह सकते हैं नुकसान हुआ था। इसी तरह एक और एमुनेशन डिपो था नौशहरा में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो भी फट गया था 90s में। जिस वक्त वो नौशहरा में डेपो फटा मैं उसके बिल्कुल करीब था और दोपहर का टाइम था। मुझे अभी याद है कि मैं तैयार होकर कुछ खेलने के लिए जा रहा था, अचानक वो हम छोटे छोटे होते थे, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और पूरी जमीन हिल गई और उसके बाद जनाब शू शू ऊपर से गोले उड़ना शुरू हो गए और फिर वो हम जो है छुप के जाके दूसरी तरफ जाके बैठ गए और हमें नजर आ रहा था कि किस तरह ऊपर से गोले जा रहे, लेकिन वो फट नहीं रहे थे क्योंकि उनके ऊपर आगे वो जो फ्यूज होता है या डेटोनेटर होता है वो कुछ लगाते हैं गोलों के ऊपर, वैसे गोला नहीं फटता, जाके उसके ऊपर कुछ चीज लगानी पड़ती है। तो उसको मैंने खुद देखा है कि फिर जब इस तरह कोई चीज होती है तो वो गोले मुख्तलिफ सिमतों में जाते हैं, गिरते हैं, लगते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि जो एमुनेशन डिपो था काबुल के अंदर जिसको पाकिस्तान ने टारगेट किया है, जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था, वहां से कोई गोला उड़ा हो और जाके किसी जगह पे लगा और उससे हो सकता है कि सिविलियन कोई जानी नुकसान हुआ हो। लेकिन जो ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने बराह रास्त उसको हिट किया है, मुझे नहीं लगता कि उस दावे में सदाकत है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो मैंने वीडियोस वहां से देखी हैं, इवन जो इंटरनेशनल मीडिया पे भी वीडियोस चलाई गई हैं, उसमें वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि एक तो नीचे से काउंटर अटैक भी हो रहा है, दूसरा ये सेकेंडरी बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हो रहे हैं जो आपको इन वीडियोस के अंदर भी नजर आ रहे होंगे जो मैंने आपके साथ इधर शेयर की। तो ये जनाब अब तक की तफसीलात थी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।